डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नवनीत कुमार शर्मा और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार पैकेज। जी हां दोस्तों, जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं और तैयारी कर रहे हैं अपनी बहुत अच्छे से, तो उनकी तैयारी को और बेस्ट करने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। और ये जो हमारी सीरीज है लगातार चलती रहेगी चैप्टर वाइज फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। हम हर एक चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सबको यहां पर इंक्लूड करने वाले हैं, चाहे वो थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन हो। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा अल्टरनेटिंग करंट का। 2023-24 के अंदर जो आपका पेपर आने वाला है उसके अंदर इसका जो वेटेज है दोस्तों वो 4 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं सीधा हमारे न्यूमेरिकल्स की ओर। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर अल्टरनेटिंग पॉइंट्स के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सबसे पहली बात तो ये, जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसको लिखने का तरीका है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अगर मैं वोल्टेज के लिए इस इक्वेशन को लिखता हूं तो V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, जहां पर दोस्तों I और V जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। I नोड एंड V नोड इज द पीक वैल्यू एंड वी कैन से दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म। साइन इज द वेव फंक्शन, ओमेगा टी एंड ओमेगा टी इज हियर व्हाट, द फेज एंगल। फेज एंगल किसके बीच का दोस्तों, जो फेज डिफरेंस क्रिएट करता है, कितना फेज के बाद में वापस वो रिपीट हो रही है। तो यहां पर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों ही क्या है यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। क्या है दोस्तों, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। सेकेंड पॉइंट जो यहां पर आता है वो आता है हमारा इनकी एवरेज वैल्यू के लिए। जैसे अगर मैं करंट का एवरेज वैल्यू लिखूं तो I एवरेज इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2I नोड अपॉन पाई, एंड वोल्टेज के लिए बन जाएगा V एवरेज 2V नोड अपॉन में पाई। अगर मैं इसका मैथमेटिकल अप्रोच लूं तो 2 अपॉन पाई है 3.14, तो I एवरेज का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों यहां से 0.637 ऑफ I नोड, एंड सेम इज हियर V एवरेज इज इक्वल टू 0.637 ऑफ V नोड। नाउ वी कैन से दैट कि I एवरेज का मतलब हो गया 0.637 ऑफ I नोड एंड V एवरेज का मतलब हो गया अगेन 0.637 ऑफ V नोड। इसको अगर परसेंटेज की फॉर्म में बोला जाए दोस्तों तो हम इसको कह सकते हैं 63.7% ऑफ I नोड एंड 63.7% ऑफ V नोड। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए। अगर मैं करंट के लिए RMS वैल्यू लिखता हूं तो उसका वैल्यू होता है V नोड अपॉन अंडर रूट 2। सॉरी, यहां करंट है तो I नोड अपॉन अंडर रूट 2। वोल्टेज के लिए हो जाएगा आपका V RMS का वैल्यू हो जाएगा V नोड अपॉन अंडर रूट 2। तो इसके लिए अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा आपका 0.707 ऑफ I नोड और यहां पे हो जाएगा V RMS इज इक्वल टू 0.707 ऑफ V नोड। तो ये बातें आपको ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। यहां पर अगर ये इक्वेशन इस तरह से दी गई है तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अगर आपको पीक वैल्यू गिवन हो और पूछा जाए एवरेज वैल्यू तो आप ये भी यहां से भी कर सकते हैं, इसको यहां से भी कर सकते हैं। और अगर RMS वैल्यू दी जाए तो दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट और मे बी वोल्टेज। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके जस्ट बाद में अपन चलते हैं कुछ फेजर डायग्राम्स की ओर, और वो हमारे लिए जो RBSc के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, चाहे वो आपका रेजिस्टिव सर्किट हो, चाहे आपका इंडक्टिव सर्किट हो, चाहे आपका कैपेसिटिव सर्किट हो, सबके लिए फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है यहां पर देखिए, नेक्स्ट 4th पॉइंट, अगर मान लीजिए आपने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अप्लाई किया है इस तरह से यहां से, तो ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है इसका वैल्यू है इंस्टेंटेनियस V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और इसकी वजह से एक सर्किट में एक इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो होगा जिसको मैंने I नाम दे दिया। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट है यहां पर। तो देखिए रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है दोस्तों, V इज इक्वल टू होता है आपका वी नोट साइन ओमेगा टी। ओके, V इज इक्वल टू
वी नोट साइन ओमेगा टी, और करंट होता है आपका I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखने से एक बात पता चलती है कि यहां पर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, यानी कि करंट और वोल्टेज जो दोनों हैं वो सेम फेज में है दोस्तों। यस और नो? वोल्टेज एंड करंट क्या है? इन सेम फेज। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं यहां पर, तो देखिएगा ये एक्स एक्सिस हो गया और यहां पर ये क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। ये ओरिजिन है यहां से अगर आपका वी नोड अगर एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल ड्रॉ करता है, यस और नो, तो करंट कहां पर होगा? क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों किसमें? सेम फेज में, तो उसी टाइम पे आपका करंट भी कहां हो जाएगा? इस जगह हो जाएगा। यस और नो? और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो, उसका जो y कंपोनेंट होगा वो हमेशा आपको उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। सो नाउ वी कैन राइट हियर v नोट इज इक्वल टू व्हाट? v नोट साइन ओमेगा टी, यानी कि इस v नोट का वो कंपोनेंट जो कहां पर है? y एक्सिस के अलोंग है, वो हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये किसके लिए? वोल्टेज के लिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं v इज इक्वल टू v नोट साइन ओमेगा टी। एट द सेम टाइम दोस्तों, अगर ये करंट जो हमारा है वो यहां पर है, तो करंट के लिए भी क्या होगा? y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है इस करंट का, वो हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट देगा। तो आप लिखोगे इसको I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। यस, दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर अ रेजिस्टिव सर्किट, जहां पर आपका वोल्टेज एंड करंट दोनों क्या है? सेम फेज में बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए आप इस तरह से फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज नोट इट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है हमारा दोस्तों, वो है हमारा इंडक्टिव सर्किट। देखो, इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी इंडक्टेंस के अक्रॉस में कोई वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, एसी वोल्टेज सोर्स, तो एक्चुअली क्या होता है कि उसके अक्रॉस में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। जैसे जैसे आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, और करंट की वैल्यू के इंक्रीज होने से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी इंक्रीज करेगा। और हम जानते हैं कि इंडक्टर के केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमेशा उसके कोज का अपोज करता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। यस और नो? तो यहां पे हमें एक बात ध्यान देनी है कि यहां पर वोल्टेज और करंट के केस में दोनों सेम फेज में नहीं होंगे। यस और नो? यानी कि या तो होगा क्या एक्चुअली कि जो वोल्टेज है आपका वो लीड करेगा और करंट आपका लैग करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम साइन वेव फॉर्म बनाएंगे इसकी, तो वोल्टेज पहले आएगा, करंट उसके बाद में आएगा। यस और नो? तो यहां पर देखो, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है जिसमें हमने क्या किया, एक इंडक्टिव सर्किट को ऐड किया है यहां पर, और इसके अक्रॉस में आपने क्या किया? एक ऐसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया। राइट? ये कंप्लीट सर्किट है, यहां पर सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। ये आपका इंडक्टेंस हो गया, यहां पर आपने वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया वी नोट साइन ओमेगा टी, और यहां से इसकी वजह से क्या हो गया? एक करंट फ्लो हो गया। अगर ये हमारा v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो करंट भी आपका कैसा होगा? इंस्टेंट ही होगा। तो देखिए इसके केस में क्या होता है दोस्तों, जो v होता है उसका वेव फॉर्म इस तरह से होता है, वी नोट साइन ओमेगा टी, और करंट होता है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो लेग कर रहा है पाई बाई टू से। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हमने पहले भी बनाया था, अभी रजिस्टिव के केस में भी हमें ये तो बनाना ही है। एक्स एक्सिस हो गया, एक आपका वाई एक्सिस हो गया। जनरली क्या होता है दोस्तों, इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के अंदर कि एक तो आप क्या कर लें, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को बेस मान लें, उस बेस के बिहाफ पे आप ये देखें कि जो अदर फिजिकल क्वांटिटी है वो उसके रेस्पेक्ट में लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तो आपके लिए इसको ड्रॉ करना बड़ा आसान हो जाएगा। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी एंगल मेजर करते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। यस और नो? फेजर कैसे मेजर करते हैं? जब भी एंगल्स मेजर करते हैं फेजर डायग्राम में, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर किए जाते हैं। अब देखो यहां पर ये ओरिजिन है, ये आपका वी नोड कुछ यहां पर मिला आपको, वी नोड जो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से ओमेगा
टी जो कि इसका फेज है वो ड्रॉ कर रहा है, इस एंगल के ऊपर ये सिचुएटेड है। ओके, सेकंड हमने कहा कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है, करंट लेग कर रहा है। सिंपल सी बात है, वोल्टेज आगे है, करंट कहां है, पीछे है। तो करंट इससे कितना पीछे है, -π/2, इतना पीछे है, मतलब π/2 पीछे है। इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो अगर ये यहां पर है तो यहां से बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए कौन मिलेगा, हमको मिल जाएगा करंट। यस और नो। अब अगेन हमको एक चीज देखनी है कि इस फिजिकल क्वांटिटी जो कि वोल्टेज है उसके वाई एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट मिलेगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो V इज इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी, यहां पर ड्रॉ कर दिया। सेम इज हियर फॉर द करंट, यहां पर जो आई नोड है उसके वाई एक्सिस के अलोंग में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से लूं इसको तो मैं कैसे लिखूंगा, -π/2 माइनस ऑफ ओमेगा टी, सही है, ऐसे लिया जाएगा इसको। क्योंकि अगर मैं यहां से मेजर करना चाहिए लेकिन मैं कैसा रहा हूं, क्लॉकवाइज, तो विद साइन माइनस, तो इसका ये कंपोनेंट जो बन जाएगा वो बन जाएगा I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी -π/2। यस और नो। तो ये हो गया आपके लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यस और नो, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंडक्टिव सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज और पॉइंट नंबर 5, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6। दोस्तों यहां पर हम कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो एक एनर्जी स्टोर डिवाइस है। यस और नो, कि वो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर अपने अंदर स्टोर करता है। तो पॉइंट नंबर 6 जो है आपका वो कुछ इस तरह से कि आपने कैपेसिटर लिया और इसके अक्रॉस में फर्दर आपने एक वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया, V इज इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी। यहां से करंट गया इसमें I, ये कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस C हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहां पर वोल्टेज जो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है V नोट साइन ओमेगा टी। यस, और करंट जो है यहां पर हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पर करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। मतलब अगर मैं इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो आप ये समझेंगे कि भैया वोल्टेज बाद में चालू हुआ है, बाद में स्टार्ट हुआ है। इट मींस वी कैन से दैट द वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज इज लैगिंग ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट, करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट आपका पहले है, वोल्टेज उसके बाद में है। समझो इस बात को कैसे, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो ये ओरिजिन है, ये आपका फर्दर एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहां पर आप क्या करोगे कि वोल्टेज आपका कुछ यहां पर है, अगेन आपको आपने हर सर्किट में वोल्टेज को यहां पर क्यों लिया, देखो आप यहां पर भी ले सकते हो, एक्स एक्सिस के अलोंग भी आप वोल्टेज को ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि वोल्टेज या करंट में से किसी भी एक को आप पहले बेस मान लो, उस बेस के बिहाफ पे देखो कि अदर क्वांटिटी जो है वो उससे लीड कर रही है या लेग कर रही है। तो हर बार हमने जो बेस लिया वो क्या लिया कि एक्स एक्सिस से ओमेगा टी पर कौन सिचुएटेड, हमारा वोल्टेज है। तो यहां पर हो गया हमारा वोल्टेज, और वोल्टेज वापस से यहां पर ये जो क्वांटिटी मिल गई, ये क्या मिल गई मेरे को, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी विच प्रोवाइड अस व्हाट, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। नेक्स्ट दूसरा देखो यहां पर दोस्तों, यहां से π/2 एंगल के ऊपर कौन है, करंट प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज से आगे रहेगा, तो यहां पर आपका बन जाएगा 90 डिग्री। ये है आई नोड, तो इसको अगर आप पीछे मिलाओगे इधर कहीं तो यहां पर आपको कौन मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा दोस्तों, यहां पर आपको I इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यस, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन द केस ऑफ कैपेसिटर। यहां पर कैपेसिटर के केस में आपका करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। यस और नो। अगर इसका आप वेव फॉर्म बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो अगर वोल्टेज को आपने स्टार्ट किया यहां से कि ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है कुछ इस तरह से, देखिए ध्यान से, ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है।
तो यहां पर देखो, अगर ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, तो बीच में कौन आएगा यहां पर π/2, यहां कौन आएगा 3 π/2, यहां पे क्या आएगा 5 π/2, यस और नो। तो आपका जो करंट है वो उससे पहले से स्टार्ट होगा, मतलब कुछ इस तरह से, यस और नो, दैट्स इट। तो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर व्हाट, फॉर करंट। और ये जो वेव फॉर्म है ये किसके लिए आई है, फॉर वोल्टेज इन द केस ऑफ कैपेसिटर। तो आप इस बात को जरूर याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें जानने जरूरी थे। अब हम एक काम करेंगे, ईयर वाइज जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको यहां पर सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए इसको नोट कीजिएगा आप। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन एक्चुअली 2020 में पूछा गया है और इसका जो मार्क्स था ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, जनरली इट इज बेस्ड ऑन द आरएल सर्किट। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कोयल के बारे में बात की गई है, और कोयल की जब भी बात की गई है तो हम समझ जाएंगे कि ये किसी इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा है, इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात कर रहा है। देखिए दोस्तों क्या होता है, समझिएगा बात को। सबसे पहले जो टर्म आई है वहां पर वो आई है पावर फैक्टर। इसको समझना जरूरी है कि पावर फैक्टर क्या होता है। देखिए पावर फैक्टर का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे आपने बनाया एक वोल्टेज और यहां पे बनाया करंट, और इन दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है, वो कितना है 5। तो इस करंट का ये कंपोनेंट कहां पर है, इस वोल्टेज के साथ में है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, I cos phi लिख सकता हूं ना, I cos phi, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से अगर मुझे पावर को शो करना है तो ये क्या हो जाएगा, VI cos phi, क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू VI cos phi। यहां पर V और I जो है दोस्तों ये RMS वैल्यूज है, और ये जो एडिशनल टर्म यहां पर आई ना, इसी को अपन बोलते हैं पावर फैक्टर, यस और नो। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल है, जो फेज डिफरेंस है, अगर मैं उसको कोस के साथ में लिखता हूं तो वो बन जाता कोस फाई, एंड दिस टर्म इज नोन एज पावर फैक्टर, यस और नो। क्या बोलते हैं उसको, पावर फैक्टर बोलते हैं। चलिए अगर मान लीजिए आपको कोई सर्किट दे रखा है जिसमें एक रेजिस्टेंस है और साथ में कौन है, एक इंडक्टेंस है, R है और L है, और आपने क्या किया, उसको किसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में अप्लाई कर दिया। तो यहां पर देखो एक रेजिस्टेंस है, यानी कि ये इसका रेजिस्टेंस R है, और इसके लिए कितना है, XL है, क्या है, XL। और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर के केस में क्या होता है कि अगर मैं इसका इंपेडेंस के रिगार्डिंग अगर डायग्राम बनाता हूं, तो रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए यहां पर है एक्स एक्सिस के अलोंग, यस, तो उसी टाइम पर जो XL होगा वो कहां पर होगा, इससे π/2 आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का केस या इंडक्टर का केस होता है। तो यहां पर देखो जो बेस आपने लिया है तो रेजिस्टेंस तो उसी में होगा, ठीक है ना, जिधर इसका IR और VR होंगे। लेकिन जो इंडक्टर है उसके केस में वोल्टेज क्या होगा, π/2 ऊपर चला जाएगा, तो XL कहां होगा, यहां पर। अगर रेजिस्टेंस इधर है, XL इससे π/2 इधर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दोस्तों वो यहां कहीं बनेगा, इनका रिजल्टेंट यहां कहीं बनेगा। आप इसको भी मिला दो, आप इसको भी मिला दो, तो आप क्या देखेंगे, ये XL है तो ये भी क्या हो जाएगा, XL। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इनका, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा यहां से R इज इक्वल टू, रिजल्टेंट लिखना है ना तो R मत लिखो क्योंकि R तुम्हारे पास यह है, डायरेक्ट लिख लो आप R² प्लस XL² अंडर रूट के अंदर, ये आएगा। समझ में आ रही बात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहां से cos फाई का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखता हूं, cos फाई क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा R, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा R² प्लस XL²। कोई दिक्कत है क्या। तो यहां से हमें एक वैल्यू पता चल गई कि इस सर्किट के अंदर जो गिवन कॉइल वाला सर्किट है उसमें cos फाई कितना होता है, इज इक्वल टू R अपॉन में अंडर रूट R² प्लस XL²। मैं थोड़ा इसको और अच्छे से लिख देता हूं, देखिए यहां पर वापस समझिए इस बात को। यहां पर क्या बोला गया इसने कि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस यहां पर है आपका, और ये आपका क्या है, XL बोले तो क्या है, XL का मतलब क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर यहां पर दे रखा है तो दोस्तों इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको यहां कहीं मिलेगा, जो यहां से कुछ ना कुछ एंगल ड्रॉ करेगा। अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये उसका हाफ हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, R² प्लस XL², हाँ या ना। चलिए
अगर मुझे इसको cos फाई की टर्म में लिखना है, cos फाई, तो इसको फाई मान लिया अपन ने, cos फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों r अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा, एंगल कितना, फाई। तो cos फाई इज इक्वल टू व्हाट, आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या यहां पर? चलिए, इसने कहा कि जो पावर फैक्टर है किसी कॉइल का वो गिवन है आपको 0.707, तो यहां पर इसका वैल्यू कितना है, 0.707। ये पहले से आपको क्या है, गिवन है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब क्या हुआ कि हम एक काम करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूं तो क्या मिलता है, मुझे देखना है ध्यान से। ये मिलता है आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.707 का स्क्वायर करोगे तो उसका वैल्यू होता है आपका 0.499। इक्वली मैं इसको लिख सकता हूं कितना, 0.5। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? इसको नोट करो यहां तक। ओके, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया कि जैसे ये वैल्यू आई है आपके पास, आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका आर स्क्वायर, ये वाला इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दोगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 0.5 आर स्क्वायर प्लस 0.5 एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 आर स्क्वायर है, ये 0.5 आर स्क्वायर, इसको इधर लोगे माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना है 0.5 एक्स एल स्क्वायर। ये कट गया यहां से, ये भी कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सएल के इक्वल आ गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है कि इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड देन कैलकुलेट पावर फैक्टर ऑफ द कॉइल, यानी कि हमें नया पावर फैक्टर निकालना है जब हम इस फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक्सएल का वैल्यू होता है 2 पाई एफ एल, ये सब जानते हैं अपन, यानी कि जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस उसका वैल्यू कितना होता है 2 पाई एफ एल, या उसको ओमेगा एल भी कहते हैं। अब यहां से इसने कहा कि जो नया आपका जो इंडक्टेंस आ रहा है, नया जो रिएक्टिव इंडक्टेंस आ रहा है आपका, सॉरी यहां पर जो ये एक्सएल आपका रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आ रहा है उसका जो वैल्यू है उसमें फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई एफ एल हो गया, यानी कि पहले वाला जो आपका एक्सएल है उसका 2 टाइम्स, दैट्स इट। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? यानी कि आपको नया एक्सएल कितना मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ एक्सएल मिल गया। और हमें यह भी पता है कि एक्सएल किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा नया एक्सएल आया एक्स डैश एल, उसका वैल्यू हो गया 2 टाइम्स ऑफ आर। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बहुत बढ़िया। अब देखो, पुराना वाला तो वही था हमारा, पुराना वाला जो था हमारा वो क्या था, वो था हमारा आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब यही वैल्यू पुट कर देंगे, नया cos फाई क्या जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स डैश एल स्क्वायर, और उसका क्या पूरेगा, अंडर रूट। तो नया cos फाई क्या जाएगा आपका, cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन ये कितना है 2r, स्क्वायर करोगे तो 4r हो जाएगा, और ये पहले से आर स्क्वायर मौजूद है तो ये हो गया अंडर रूट 5r स्क्वायर। यस और नो, अंडर रूट 5 को ये रहने दिया, आर स्क्वायर बाहर आते ही आर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये इससे ठीक है ना, तो ये यहां तक वैल्यू आ गई आपकी। यस और नो भाई, यहां तक बात क्लियर है ना? ओके, तो यहां से आप इसको सोल्व कर लेंगे, आर बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका आर अपॉन अंडर रूट 5 आर, ये कट जाएगा इससे, तो 1 अपॉन अंडर रूट 5 आपके cos पाई की वैल्यू आ जाएगी। यस, दिस इज द क्वेश्चन। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखो वापस सुन लो इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा रेजिस्टेंस और एक्सएल के बीच में, और उससे वहां से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, इस तरह की इक्वेशन आएगी आपकी, तो आपको वहां से एक्सएल मिल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और एक्सएल बराबर हो जाएंगे। वहां से आपको जो नया जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको फाइंड आउट कर लोगे आप, और पहले वाले में क्या रिलेशन है वो निकाल लोगे, और नया cos 5 आप इस तरह से पुट कर लोगे, ये आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया था, प्लीज नोट इट। चलिए
देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें आपको वोल्टेज और करंट जो है उसकी वैल्यूज गिवन है। और ये देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है वोल्टेज की, क्या है, V इज इक्वल टू 50 साइन 314t वोल्ट, एंड करंट दे रखा आपको I इज इक्वल टू 10 साइन 314t प्लस पाई बाई 4। इसका मतलब है दोस्तों, देखो यहां पर करंट के लिए क्या लिखा हुआ, प्लस पाई बाई 4। इसका मतलब क्या है कि यहां पर करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किसके, वोल्टेज से, यानी कि जो वोल्टेज है वो पीछे है, करंट उससे आगे चल रहा है। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई हमको, देखो कि अगर वोल्टेज आपका यहां पर है, वोल्टेज अगर आपका यहां पर है, तो जो करंट है आपका वो उससे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यानी कि यहां पर जो फाई है उसका वैल्यू कितना है, पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट का वो कंपोनेंट जो इस पीक वोल्टेज के फेज में है, क्या कहलाएगा, ये वाला कंपोनेंट आई नोड कोस फाई, यानी कि आई नोड कोस फाई। तो ये जो करंट है जो कि इस पीक वोल्टेज के साथ में सेम फेज में है, ये कंपोनेंट हमें जो पावर प्रोवाइड करेगा, इस करंट की वजह से सर्किट में क्या होगी, पावर प्रेजेंट होगी। तो इस वाले कंपोनेंट को जो कि इस वोल्टेज के साथ सेम फेज में है, उसको मैं बोलता हूं वॉटफुल करंट। क्या बोलता हूं, वॉटफुल करंट। बात क्लियर है। और उसी टाइम पर इसका दूसरा कंपोनेंट जो कहां पर है, इस वाई एक्सिस के अलोंग है, इधर इस करंट का जो वाई एक्सिस के अलोंग में करंट है उसको मैं बोलूंगा आई नोड साइन फाई। यस और नो। यहां पर ये जो कंपोनेंट है इस वी नोड के साथ में 90 डिग्री पर अलाइन है दोस्तों। यस और नो। और इस करंट की वजह से सर्किट में कोई पावर प्रेजेंट नहीं होगी, तो इसको मैं बोलूंगा वाटलेस, वाटलेस करंट। क्या बोलूंगा, वाटलेस करंट। तो पहला सवाल तो सोल्व हो गया। क्या पूछा इसने, वाटलेस करंट पूछी इसने। तो क्या बोलेंगे, आई नोड साइन फाई। क्या हो गया, आई नोड साइन और फाई। फाई कितना दे रखा आपका, 45 डिग्री या पाई बाई 4। तो ये हो आई नोड कितना है। अब देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, सुनना बात को। ये दे रखा है आई इज इक्वल टू आई नोड साइन आपका ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ये लिख दिया मैंने। कंपेयर करो दोनों को आपस में। यहां इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, यहां 10, यहां आई नोड। इसका मतलब क्या है, आई नोड का वैल्यू कितना हो गया आपका, 10 एम्पियर। कोई दिक्कत। ये भी साइन फॉर्म है, ये भी साइन फॉर्म है। यहां 314, यहां ओमेगा, मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 314 प्लस पाई बाई 4। यहां पर कितना है, पाई बाई 4, मतलब फाई कितना आपका, पाई बाई 4। कोई दिक्कत। सेम यहां पर वोल्टेज के लिए हो जाएगा। यहां पर वी नोड कितना मिल गया आपको, 50 वोल्ट। यस और नो। तो यहां से वैल्यू पुट करो 10 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2। कोई दिक्कत। यानी कि 10 अंडर रूट 2, ये भी सही है, 10 अपॉन अंडर रूट 2, ये भी सही है आंसर। अगर इसको थोड़ा और लिखोगे तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, यानी कि 2 इंटू 5 अपॉन में कितना है, अंडर रूट 2। ये कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई, 5 अंडर रूट 2 एम्पियर। यस और नो। दिस इज द वाटलेस करंट जो आपके सर्किट में क्या होगी, फ्लो होगी। आज ही जाएगा, 2 बार तो गिर गया। ये बात समझ में आई क्या आपको। तो ये तो हो गया आपका वाटलेस करंट जो सर्किट में प्रेजेंट है आपके। ठीक है, नोट करो इसको यहां तक, फिर आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो इसी के अंदर जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है हमसे, हमसे ये पूछा गया है कि भैया जो सर्किट है आपका उसके अंदर आप आरएमएस वोल्टेज को दिखाओ। तो हम जानते हैं अभी जो अपन ने पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें हमारा थर्ड जो पॉइंट था उसमें हमने कहा था वी आरएमएस जो है हमारा वी नोड अपॉन में अंडर रूट 2 होता है। कोई दिक्कत ही नहीं है। वी नोड कितना रखा आपको 50, तो वैल्यू पुट कर दो 50 अपॉन में अंडर रूट 2 वोल्ट। और भी ज्यादा सोल्व करोगे इसमें तो अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, या इसको लिख दो 2 इंटू 25 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। यहां से कट जाएगा तो 25 अंडर रूट 2 भी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया हमको, वी आरएमएस का वैल्यू मिल गया। यस और नो। तो हमारा वाटलेस करंट भी मिल गया और आरएमएस वोल्टेज भी मिल गया। तो दोस्तों ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट कर लें प्लीज।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर इसने आरएलसी सर्किट के बारे में बात की है और इसने कहा कि आरएलसी सर्किट के अंदर आपका रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, जो एक्सएल है उसका वैल्यू है आपका 100 ओम, और जो एक्ससी दे रखा आपको ये कितना आपका 100 ओम। देखो दोस्तों, आर जो है आपका वो क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक्सएल जो है आपका ये क्या है, इंडक्टिव, क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जैसे आपके रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही आपका जो इंडक्टेंस के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। और एक्ससी जो होता है वो है आपका कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यस, अच्छा, अगर ये तीनों आपके सर्किट में प्रेजेंट है तो उसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा उसको अपन एक नए नाम से जानते हैं, जिसको अपन कहते हैं इंपीडेंस। क्या कहते हैं, इंपीडेंस। अगर किसी सर्किट में आपका रेजिस्टेंस, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों प्रेजेंट है तो तीनों मिलकर क्या करेंगे, उसमें जो वोल्टेज गया है उसका अपोज करने का काम करेंगे, उसमें बाधा डालेंगे, बैरियर क्रिएट करेंगे। तो बैरियर क्रिएट करेंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं कि Z इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, और क्या है, अंडर रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Z इज व्हाट, Z इज इंपीडेंस। अब देखो यहां पर इसने कहा कि एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 ओम दे रखी है। वैल्यू पुट करो, Z इज इक्वल टू R कितना है आपका 10, उसका क्या है स्क्वायर, प्लस यहां पर 100 माइनस 100 कितना 0, तो ये कितना आ जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट 10, यानी कि 100 बोल दो या 10 स्क्वायर है यहां पर, और उसका भी क्या है स्क्वायर। ये तो कितना हो गया 0, ये कट गया, तो Z कितना आ गया आपका 10 ओम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको। यस, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर पूछा गया है कि हमें एसी और डीसी में कंपेयर किया गया है, और कंपेयर इन द सेंस पहले हमें मेरिट्स बतानी है और एक बार इसकी डीमेरिट्स बतानी है। एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर यहां पर 1 मेरिट और 1 डीमेरिट के बारे में कहा गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक से ज्यादा मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात कर सकें। तो यहां पर देखो दोस्तों, एक तरफ है आपका अल्टरनेटिंग करंट और एक तरफ आपका डायरेक्ट करंट। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, एसी की अगर मैं मेरिट की बात करूं, अल्टरनेटिंग करंट की, तो सबसे जो पहला नाम आता है इस चीज के अंदर वो होता है कि एसी इज मोर इकोनॉमिकल देन डीसी। यानी कि क्या होता है एक्चुअली कि जब हम इसको ऑपरेशन करते हैं इनका हाई वोल्टेज के रिगार्डिंग, तो हमें डीसी के केस में बहुत सारी ड्राई सेल्स और बैटरीज की रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि एसी के केस में ऐसा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि भैया एसी जो है हमारे लिए ज्यादा इकोनॉमिकल है। यस, ज्यादा इकोनॉमिकल है। लेकिन अगर मैं डीसी के सेंस में बात करूं तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। यस, ये हमारे लिए इकोनॉमिकल है, यानी कि काफी रिलायबल है हमारे लिए, बल्कि जो डीसी है उसकी कॉस्ट क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। दूसरा देखो यहां पर कन्वर्जन, अगर मुझे कन्वर्ट करना हो एसी टू डीसी तो ये मेरे लिए काफी आसान है। अगर मेरे पास रेक्टिफायर सर्किट्स प्रेजेंट है तो मैं अल्टरनेटिंग जो करंट है मेरा, उसको मैं अल्टरनेटिंग करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। बेस्ट एग्जांपल है हमारे यहाँ पर जो अपने मोबाइल चार्जर वगैरह आते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में आता है, और हमारा जो मोबाइल है बैटरी जो चार्ज होती है वो डीसी लेती है। तो जो एडाप्टर होता है उसमें रेक्टिफायर सर्किट होता है, और वो रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है, उस अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। बजाय डीसी के एसी में कन्वर्ट करना ज्यादा कॉम्प्लिकेट सिस्टम है। तो हम कह सकते हैं कि इसको रिलायबल होता है अगर मैं एसी से डीसी में कन्वर्ट करूं। तो इसका जो कन्वर्जन है, जो कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन फ्रॉम वेयर एसी टू डीसी, ये काफी इजी है या रिलायबल है, दैट्स इट। बट यहां पर इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करना एक कॉम्प्लेक्स, यस सुनो, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बल्कि यहां से इसको अपन आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर ट्रांसमिशन, क्या है, ट्रांसमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो डीसी है ना, डायरेक्ट करंट, अगर उसको लंबी दूरियों के लिए अगर ट्रांसमिट किया जाए तो हमें एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारी जो इक्विपमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना, उसका ट्रांसमिशन हम काफी आसानी से कर सकते हैं। यस और नो, यानी कि लंबी दूरियों पे हम अल्टरनेटिंग करंट ही काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका ट्रांसमिशन काफी इजी होता है बजाय डीसी के।
और डीसी के लिए जो ट्रांसमिशन होता है वो काफी हार्ड प्रोसेस है ना, काफी हार्ड प्रोसेस है, ये हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है या इजी नहीं है। बात समझ में है क्या? तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि भैया एसी जो है हमारे लिए क्यों ज्यादा बेस्ट है एज कंपेयर टू डीसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई इकोनॉमिकल है काफी, है ना, यानी कि इसमें जो कॉस्ट आती है वो डीसी के मुकाबले काफी कम आती है। दूसरा, अगर हमें एसी टू डीसी कन्वर्ट करना होता है तो हमें बहुत ही कम इक्विपमेंट्स के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एसी जो हमारा करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैसे ही इसका ट्रांसमिशन इजी होता है, काफी इजी होता है, इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं कि जो हाई डिस्टेंसेज होती है, लॉन्ग डिस्टेंसेज होती है, लार्ज डिस्टेंस जहां पर होती है वहां पर ट्रांसमिशन के लिए अपन एसी ही काम में लेते हैं। यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम में हम अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को ही क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ना कि डीसी को। क्योंकि डीसी का जो, अगर मैं डीसी को ऐसे करने लगा तो ये जो सिस्टम है काफी हार्ड हो जाएगा, इसको इजी नहीं रहेगा, इसको ऑपरेट करना हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये कुछ मेरिट्स है। दूसरी बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स के अंदर यही वाली बात कही गई है कि जैसे आपका जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है, जो आपका मोबाइल चार्जिंग सिस्टम है, वहां पर हम एसी को यूज ना करके डीसी को काम में लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वहां पर ड्राई बैटरीज वगैरह होती है ना, बैटरी जो जिसको अपन चार्ज भी कर सकते हैं, जो डिस्चार्ज भी होती है, यस और नो। तो वहां पर वो बैटरी जिस पे ऑपरेट होती है वो कौन है, डीसी करंट, यस और नो। तो उसके ऑपरेशन के लिए हमें वहां पर करंट कौन सी चाहिए, डीसी करंट ही चाहिए, यस और नो। दूसरा जो है यहाँ पर डीमेरिट की बात करूं तो जब हम वेरी वेरी हाई वोल्टेजेस की बात करते हैं ना, तो जैसे जैसे आपके वोल्टेज का लेवल बढ़ता जाता है, ये जो अल्टरनेटिंग करंट जो है ना उसके ऊपर वर्क करना थोड़ा डेंजरस हो जाता है, यस और नो। तो जैसे जैसे हाई वोल्टेजेस आते हैं ना, इट इज मोर डेंजरस टू वर्क ऑन एसी एज कंपेयर टू डीसी। तो ये भी इसका एक डीमेरिट है, किसका, एसी का। तो यहां पर हमने एसी का जो इसकी मेरिट्स है एज कंपेयर टू डीसी और इसकी जो डीमेरिट्स है उसके बारे में अपन ने प्रॉपर वे में सॉल्यूशन निकाला। ओके, तो आप इसको नोट कर लो, समझ लो इसको कैसे क्या हुआ ये। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल थ्योरी से आया हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा डिस्क्राइब एनी टू लॉसेस अकरिंग इन ट्रांसफार्मर, हाउ दीज कैन बी मिनिमाइज्ड। यानी कि पहले इसने ये पूछा कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो होने वाले लॉसेस हैं उनमें से किन्हीं दो के बारे में आपको बताना है, और उसके बाद में हम इनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इसके बारे में इसने पूछा है। तो देखिए सबसे कॉमन जो लॉस देखने को मिलता है ट्रांसफार्मर के अंदर, देखो पहले तो मैं ये बता दूं कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसमें अपन इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे करंट और वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया, तो उस करंट और वोल्टेज की वजह से उसकी जो वाइंडिंग्स है उसमें क्या जाए, फ्लक्स जनरेट होगा। वही फ्लक्स क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा, तो वहां पर भी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और सर्किट आपका अगर क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होगा, यस और नो। तो करंट भी है, वोल्टेज भी है, तो हमें वहां पर सेकेंड एंड पर पावर मिल जाएगी। मतलब आपने इनपुट में पावर दिया तो आपको क्या मिलेगा, जो आउटपुट है आपको वहां पर भी पावर मिल जाएगी। लेकिन कितना आउटपुट मिलने वाला है इसी के बारे में बात की गई है। 100% एफिशिएंसी तो किसी की नहीं होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्या हो, एफिशिएंसी हो। लेकिन इन लॉसेस की वजह से, इन एनर्जी लॉसेस की वजह से कहीं ना कहीं उसकी जो एफिशिएंसी है उसमें क्या होता है, डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो क्या क्या होते हैं और कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है। तो पहला है इसके अंदर आपका फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें इसको, फ्लक्स लीकेज। देखिए फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या होता है, अभी मैंने कहा कि जो फ्लक्स होता है फाई, वो कहां जनरेट होता है, प्राइमरी वाइंडिंग पे, जो प्राइमरी साइड है ट्रांसफार्मर का वहां पर जनरेट होता है। और ये कहां पहुंचता है, फिर ये पहुंचता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में। कहां पहुंचता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में। बट एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी रीजन की वजह से, वो रीजन क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ये प्रॉपरली पास नहीं हो पाता, प्रॉपरली पास नहीं हो पाता, डज नॉट प्रॉपरली पास थ्रू वेयर, सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी कि आपका जो फ्लक्स है डज नॉट पास प्रॉपरली थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जब आपका ये फ्लक्स प्रॉपर वे में कहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, सेकेंडरी
वाइंडिंग की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये फ्लक्स कंप्लीटली लिंक नहीं कर पाता इस सेकेंडरी वाइंडिंग से? तो एक तो हो सकता है कि जो ट्रांसफार्मर आपने डिजाइन किया गया है उसकी डिजाइन कैसी हो, पुअर डिजाइन हो। डिजाइन कैसा उसका, पुअर डिजाइन हो। या ये भी हो सकता है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है उसमें आपने काफी एयर गैप प्रोवाइड कर दिया। तो यही वो दो रीजन है जिसकी वजह से ये फ्लक्स प्रॉपर वे में सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंचता। एक तो इसकी पुअर डिजाइनिंग, दूसरा इसमें एयर गैप का होना। चलिए ये तो हो गई भाई, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो ओवरकम कैसे करें, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमारा जो फ्लक्स है मैक्सिमम से मैक्सिमम सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंच जाए। तो इसमें क्या करना पड़ता है, कोर आप एक ही रखें, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को एक ही कोर से क्या कर दें, रैपिंग कर दें। यानी कि हम ओवरलैप कर सकते हैं, ओवरलैप, ओवरलैप ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। यस, दिस इज द बेस्ट आंसर ऑफ इट। कि फ्लक्स लीकेज का मतलब हो गया फ्लक्स जो है प्रॉपर वे में सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, कि पुअर डिजाइनिंग है, एयर गैप है। ओवरकम कैसे करना है, तो ओवरलैपिंग कर देंगे अपन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की। तो ये है आपका पहला एनर्जी लॉस और उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो लॉस है दोस्तों वो है एडी करंट लॉस। वेरी इंपॉर्टेंट, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस कौन सा लॉस है, एडी करंट लॉस, इसको समझिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप प्राइमरी के अंदर इनपुट प्रोवाइड करते हो तो उसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट होता है, लगातार इस फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो क्लोज है, एक इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। ये जो करंट है ना, ये जो करंट है ये डायरेक्टली लिंक करता है किससे, कोर से। किससे, कोर से। कोर का मतलब क्या होता है, जहां पर आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को ऐड किया गया। तो जैसे ये लिंक से कोर करता है, कोर से लिंक करता है, तो हीटिंग प्रोवाइड करता है। हीटिंग, हीट करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर का कोर है और उसका सराउंडिंग्स है उसमें हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर जो ये लॉस हो रहा है ये किसकी फॉर्म में हो रहा है, हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है। यस और नो, समझ में आया। फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, जिसकी वजह से क्या हो गया, कोर से लिंक हुआ। लिंक होते क्या प्रोवाइड करेगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। और हीटिंग के इफेक्ट, हीटिंग के रिलीज होने से ट्रांसफार्मर उसका सराउंडिंग क्या होगा, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि जो कोर हम ले रहे हैं उसको लेमिनेटेड शीट्स के अंदर, लेमिनेटेड शीट्स, यस और नो। यानी कि आपने क्या किया, इस तरह की स्ट्रिप्स ले ली पतली पतली, और उसके ऊपर एक के बाद आपने एक को क्या कर दिया, इस तरह से प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से आप लेमिनेटेड शीट्स का यूज करके क्या कर सकते हो, इस समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हो। यस, दिस इज एडी करंट लॉस और उसको ओवरकम करने का तरीका बाय यूजिंग लेमिनेटेड शीट्स एज अ कोर। तो ये हो गया आपका 2017 में पूछा गया सवाल है, ये नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, 2016 का सवाल है। इसने बोला कि अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द पीक वोल्टेज। वेरी इजी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पर सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, इसका मतलब Vrms गिवन है। और क्या पूछा है इसने, पीक वैल्यू। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, V नोड फाइंड करना है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। सो वी कैन राइट Vrms इज इक्वल टू V नोड अपॉन √2। यस और नो, क्या पूछा है, V नोड पूछा है, तो क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई Vrms। तो √2 ये कितना दे रखा आपको, 220 वोल्ट। इसको सोल्व करेंगे आप तो इसका वैल्यू आ जाएगा 311.08 वोल्ट, अप्रोक्स 311 वोल्ट। यस, प्लीज नोट इट, नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर दोस्तों हमारा 2013 का,
यहां पर बोला गया है कि आपको एक एसी सर्किट दे रखा है जिसका पीक वैल्यू दे रखा है वोल्टेज का 220 वोल्ट, यानी कि आपको Vrms पूछा गया है, तो Vrms इज इक्वल टू वॉट, वी नोड अपॉन अंडर रूट 2। तो यहां पर कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू पुट करनी है आपको। 220 वोल्ट ऊपर है, अंडर रूट 2 नीचे है, तो इसको कैसे लिख दोगे आप, इज इक्वल टू, ये हो गया आपका अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 एंड 110, और नीचे हो गया आपका अंडर रूट 2, यहां से ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 110 अंडर रूट 2 वोल्ट। यस और नो, अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट कर देंगे आप, कितना होता है अंडर रूट 2 का वैल्यू, कितना होता है, अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है आपका 1.414। यस, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, आपको वोल्टेज मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका यहां पर इंपीडेंस फाइंड करना, क्या फाइंड करना, इंपीडेंस फाइंड करना। इंपीडेंस के अंदर देखो यहां पर Z है, तो Z इज इक्वल टू वॉट, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, और उसका क्या है होल स्क्वायर, और यहां पर अंडर रूट। तो यहां पर देखो एक्सएल और एक्सी का वैल्यू कितना है, 6 दे रखा, तो ये वाली टर्म क्या होगी वापस 0, और आर कितना दे रखा आपका 8 ओम, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 8 स्क्वायर यानी कि 8 ओम। तो ये सवाल तो बड़ा इजी सा है, Z का वैल्यू कितना आ गया आपका 8 ओम, तो यहां पर ये भी सोल्व हो गया और ये भी सोल्व हो गया। आप नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2014 का क्वेश्चन है, ड्रॉ अ कर्व फॉर शोइंग वेरिएशन इन अल्टरनेटिंग करंट विद फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर रेजोनेंट सर्किट। देखिए दोस्तों, जब एलसीआर सर्किट की बात करते हैं तो यहां पर देखो हमारा इंडक्टर, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसका, अपन आपको पता है कि जब अपन एलसीआर सर्किट के अंदर की बात करते हैं और जहां पर रेजोनेंस आ जाता है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसा कब होता है। अगर मान लीजिए मैं एक्सएल लिखता हूं, इसको लिखता हूं 2 पाई एफ एल, और जब एक्सी लिखता हूं तो उसको लिखता हूं 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अगर मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं, तो यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने पर जो उसका एक्सएल है उसका वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और उसी टाइम पर जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो तो उसका एक्सी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपका एक्सएल यहां है, एक्सी यहां पर है, तो ये तो इंक्रीज कर रहा है और ये एक्सी आपका डिक्रीज कर रहा है। तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आने वाली है जब आपका एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, क्या लिखोगे इसको, ये हो गया आपका ओमेगा नोड एल और ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा नोड सी। जब मैं एल को इधर ट्रांसफर करूंगा, ओमेगा नोड को इधर, तो ये बन गया आपका ओमेगा नोड स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो ओमेगा निकालना है हमें, तो इसको हटाएंगे यहां से, तो बन गया ओमेगा नोड 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। बात समझ में आई क्या। तो यहां पर ये जो ओमेगा नोड है ये क्या है, यहां पर ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बट कौन सी, रेजोनेंस पर। यानी कि यही वो कंडीशन है जहां पर आपको क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलने वाला है। यस और नो, तो रेजोनेंट सर्किट के रिगार्डिंग यही ओमेगा नोड क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अगर उसको लीनियर फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखूंगा तो एफ नोड हो जाएगा और 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी हो जाएगा। यस और नो। अगर रेजोनेंट सर्किट है आपका, उस समय आपका जेड जो होता है वो कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये लिखते हैं। और जब आपका एक्सएल बराबर हो गया एक्सी के, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। जब ये टर्म जीरो हो जाएगी तो आपका जो इंपीडेंस है उसका वैल्यू कितना, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं करंट की बात करूं, आई एम मैक्सिमम करंट की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वीएम अपॉन जेड। और यहां जेड कितना है हमारा, वीएम अपॉन में आर के इक्वल है, ये हो जाएगा हमारा करंट। यस सुनो, पीक वैल्यू की बात करें, आई एम इज इक्वल टू वीएम अपॉन में जेड इज इक्वल टू वीएम अपॉन में आर। यहां पर आर आ गया। अब ध्यान से सुनो, एक रेजिस्टेंस है R1 100 ओम का और एक रेजिस्टेंस है R2 200 ओम का। अगर मान लीजिए मैंने R को इंक्रीज किया तो IM क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैंने R को इंक्रीज किया तो IM क्या होगा, डिक्रीज होगा। बस इन्हीं दो केसेस के लिए हम यहां पर इसका क्या बना देते हैं, क्या बना देते हैं, यहां पर देखो, यहां पर क्या बन रहा है, ये IM है और यहां पर क्या ले लिया आपने, ओमेगा नोट। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या केस बन रहा है, फर्स्ट वाले के लिए ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है और सेकंड वाले के लिए ये वैल्यू कुछ इस तरह से डिक्रीज हो रही है। यस और नो। तो ये वाली जो वैल्यू है किसके लिए है,
जैसे आपने क्या किया, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कम है तो Im क्या होगा, ज्यादा। तो ये किसके लिए है, 100 ओम के लिए है, 100 ओम रेजिस्टेंस के लिए। और ये किसके लिए है, 200 ओम रेजिस्टेंस के लिए। तो ये हो गया आपका एक ग्राफ जो आपने शो कर दिया, कर्व बन गया आपका। साथ के साथ ही आपने वेरिएशन को चेक कर लिया, फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देख लिया, ओमेगा नोड, और यहां से आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी जो आपको रेजोनेंस में मिल रही है। और रेजोनेंस की कंडीशन होने के लिए ये जरूरी है दोस्तों, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट कर लें इसको। तो चलिए दोस्तों, ये थे वो कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से पूछे गए थे। यहां पर हमने 2020 से लेकर 13 या 14 तक के क्वेश्चंस को ऐड किया है। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और हैं दोस्तों जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और वास्तव में इंपॉर्टेंट है भी सही। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी पर बेस्ड होगा, अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है, उसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों सबसे लास्ट में आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जो हमारा चैनल है, ये नया चैनल है, आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके। और खुश रहें, मस्त रहें, आराम से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अपने माता पिता सबका नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।